Fine. What's that card? It's for things you don't like. इसमें ऐसे भी कोई बच्चे बैठे जो कल के टेस्ट में नहीं थे। अपने अगल बगल देखो, जिसके बगल से निकलेगा दोनों को निकालेंगे, इसलिए बगल वाला ही बता दोगे। मजाक नहीं, सीरियस बोल रहे हो, कोई मजाक कर रहे हो तुमसे जी? It was to the people are to thank you. सब थे, कोई ऐसा नहीं हो इसमें जो नहीं थे कल टेस्ट में। तुम वो पीछे कहाँ बैठे थे तुम? तुम्हारे पीछे क्या नाम है? वो नाम नहीं पता यार। हाँ, तुम जो देख रहे हो, तुम्हारे पीछे जो बैठा हुआ वो। हाँ हाँ हाँ, आए थे, कहाँ पे बैठे थे? ग्राउंड में किधर? क्योंकि वीडियो भी बना हुआ, हम शक्ल मिलवा लेंगे। तुम्हारे पीछे था तुम दे, सबसे पीछे इस साइड। हाँ तुम दे कल दी, कहाँ पे बैठे थे तुम? यहाँ पे, इस फ्रंट पे। वीडियो देखो तो फ्रंट में था ही, शक्ल मिला तो तुम्हारे पास होगा फोन पे। हाँ ठीक है, चल। अब आपका जो क्वेश्चंस जाके बनाए थे घर पे, फिर ट्राई किए थे, बन गया था सब? चल, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है? ये अपना मिला लेना, जिसका क्या सही है क्या गलत है खुद से मिला लोगे, फिर रिजल्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा किसका क्या नंबर आना है क्या नहीं आना है ना। चलो, ये सब चीज़ जो थी, पहला क्वेश्चन था हमारा जो इस प्लाज्मा वॉल्यूम इज 3 लीटर एंड पीसीवी इज 40%, देन द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज व्हाट, है ना? कि अगर कह रहा है कि क्या है पहला क्वेश्चन में, कि अगर प्लाज्मा की वॉल्यूम 3 लीटर है, ये प्लाज्मा वॉल्यूम आपको फिक्स कर दिया, निकाल दिया, और पीसीवी की वॉल्यूम कह रहा 40%, है ना? तो देन टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? अब आपको पता है कि जो क्या कहते हैं कि 3 लीटर है, और एग्जैक्टली इसकी अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि पीसीवी की वॉल्यूम जो होगा इसके पास, यानी कि पीसीवी का वॉल्यूम अगर 40% है तो प्लाज्मा का वॉल्यूम परसेंटेज में कितना जाएगा? 60% जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब 60% जाएगा, इसका मतलब ये है कि 60% अगर कोई चीज़ का वॉल्यूम है, वो बना रहा कितना? 3 लीटर। मतलब ये हो गया कि 1 लीटर के लिए 20% है, तो और यहाँ पर है 40%। तो अगर हम लोग इसको निकाल दें तो 3 लीटर है, 40% का कितना आएगा? 2 लीटर। अगर 1 लीटर का 20% है तो 40% का 2 लीटर आएगा। 2 लीटर प्लस 3 लीटर, 3 + 2 = 5 लीटर, है ना? तो 5 इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? पहला। दूसरा था क्या? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज, तो ये तो ऐसे ही हट रहा हुआ चीज है, प्लेटलेट्स सबसे छोटा था, ठीक है? स्मॉल लिम्फोसाइट नहीं, प्लेटलेट्स, है ना? द राइट आंसर्स। उसके बाद एक क्वेश्चन था तुम्हारा कि इफ थाइमस इज रिमूव अ फ्यू ईयर आफ्टर बर्थ, जन्म के कुछ साल बाद अगर हम किसी के थाइमस को रिमूव कर देते, क्या करते? हटा देते, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? सेलुलर इम्यूनिटी विल बी लॉस्ट, क्या सेलुलर इम्यूनिटी जो वो लॉस्ट कर जाएगी? क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी विल बी लॉस्ट, क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी? बोथ द सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी विल बी लॉस्ट, क्या ये दोनों खत्म हो जाएगी? या फिर बोथ द सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी विल बी प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट रहेगा। द करेक्ट आंसर इज डी। अब दोनों हटा भी दोगे तो फिर भी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वैसे भी तो थाइमस क्या है, आफ्टर सम टाइम वो आपके क्या कहते हैं कि बॉडी से हटता ही है, तो जिसकी वजह से हम लोग हटा भी दे तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, एब्सेंट ही रहता, तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि हेमेटोक्राइट इज अ रेशियो ऑफ, हेमेटोक्राइट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? अब हेमेटोक्राइट क्या था? पीसीवी वॉल्यूम था। पीसीवी वॉल्यूम हम किसका रेशियो देखते? टोटल ब्लड एंड टोटल प्लाज्मा, है ना? एक लाइन में टोटल ब्लड्स एंड टोटल प्लाज्मा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन 2-3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखना
कि एक तो मैं जैसे ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि WBC टू प्लाज्मा, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। प्लेटलेट टू प्लाज्मा, ये भी ऐसे ही गलत हो गया। RBC टू प्लाज्मा यहाँ पे कंफ्यूज लोग करेंगे, लेकिन ऑप्शन में दूसरा दे रखा टोटल ब्लड सेल टू प्लाज्मा, तो जब टोटल ब्लड सेल टू प्लाज्मा अगर दे रखा तो ये आंसर करेक्ट होगा, और ये ऑप्शन नहीं होता तो ये आंसर करेक्ट होता है ना। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन, क्योंकि जो बाकी RBC और बात हम लोग करते हैं इस तरह से जब लिखते हैं, है ना, तो बात नहीं आपस में, सिर्फ अपना आंसर मिलाओ, बात खत्म। जैसे हम प्लाज्मा वॉल्यूम देखते हैं तो ये मान लो PCV की वॉल्यूम है, ये मान लो क्या है, PCV की वॉल्यूम है। अब ये जो PCV की वॉल्यूम है, ठीक है, PCV की वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा ऊपर में क्या होता है, थोड़ा सा क्लाउडी होता है जो प्लेटलेट एंड WBC को मेंटेन करता है ना। बाकी इधर क्या होता है, ऊपर का पूरा क्या है, प्लाज्मा है ना। तो बेसिकली जो क्या कहते हैं, जो हेमेटोक्राइट है वो ये, तो ये वॉल्यूम किसका रेशियो बताता है, तो हम रेशियो देखते हैं किससे, कंप्लीट RBC और व्हाइट ब्लड सेल, ये सब कुछ। तो क्योंकि ऑप्शन में टोटल ब्लड दे रखा था, टोटल लगा, ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर हम इसको करेक्ट कर सकते थे, है ना, तब इसको करेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम पोटेशियम एटीपेज हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम एटीपेज जो चैनल, अब सोडियम पोटेशियम ये चैनल है, ठीक। अब ये कह रहा है मेंटेन करता है किसकी, मेंटेनेंस में हेल्प करता है किस चीज़ को, क्या इंट्रासेलुलर पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्या सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है, क्या लो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम को मेंटेन करता है, क्या हाई एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम को मेंटेन करता है। तो अगर तुम इन सारे चीज़ों में देखोगे तो इंट्रासेलुलर पीएच को तो खैर करता ही नहीं है, पहला तो यहीं से गलत निकल जाएगा, है ना। लो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम, तो सोडियम का कंसंट्रेशन जो है, सोडियम का कंसंट्रेशन क्या कहते हैं कि जो हाई क्या कहते हैं, जो बाहर होता है वो लो होता ही नहीं, हाई होता है। बाहर क्या होता है, सेल्स के बाहर हाई होता है बेसिकली। तो हम ये देखते थे, ये तो खैर मेंटेन तो हुआ ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, ये जस्ट फिर उसी जस्ट अपोजिट उठेगा। तो एक्चुअली फाइनली हम देखते हैं कि ये जो सोडियम पोटेशियम है, जब ये सोडियम पोटेशियम अपने चैनल्स का काम करता है तो सेल के अंदर के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। दिस द करेक्ट आंसर इज बी, है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये था, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लड नॉर्मली डज नॉट, है ना, क्या हुआ, 5 ATPase is a channel something है। हाँ, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज अ चैनल, है ना, हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको, जेल, एवरी सेल, सोडियम पोटेशियम सेल्स का मतलब यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम जो हो रहा है, कोई भी सेम्ब्रेन में सेल है, अगर वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ना, अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेज है तो वहां पर इसका काम क्या होगा, इन चार में से, तो इन चार में से मेजर्स जो काम होगा वो सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, किसको करेगा, सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत 6 नंबर, है ना, 6 नंबर में आता है जो ब्लड है ना, ब्लड नॉर्मली डज नॉट क्लॉट इन अ सर्कुलेशन। कह रहा है कि जो ब्लड है, इसमें बताया भी था, मैंने पूरा लेक्चर इस पे लिया था, आपको याद होगा तो, कि ब्लड आखिर क्यों नहीं, हमारे क्वेश्चन में भी दिया था कि हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं, वहीं से भी क्वेश्चन है। ब्लड नॉर्मली डज नॉट क्लॉट इन अ सर्कुलेशन, कह रहा है कि ब्लड जो है हमारे सर्कुलेशन में नॉर्मली क्लॉट तो नहीं करता है। फॉल्स स्टेटमेंट इज, जिसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, पहला कहता है कि क्लॉटेड ब्लड लिबरेट सर्टेन सब्सटेंस विच प्रिवेंट द फर्दर क्लॉट, यानी जो क्लॉट होता है ब्लड, क्या वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है जिसके वजह से हम देखते हैं कि फर्दर क्लॉट नहीं होता। ये तो सही बात है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है नहीं। रिमूवल ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर फ्रॉम द सर्कुलेशन, हमने बताया था पूरा मैकेनिज्म कि भाई रिमूवल ऑफ एक्टिवेटेड, कुछ जो फैक्टर एक्टिवेट होता है बॉडी को क्या करती है, रिमूव करती है। ये सेंटेंस भी करेक्ट है ना। उसके बाद सी नंबर है एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम दैट लिमिट्स द क्लॉटिंग, बिल्कुल हमने पूरा मैकेनिज्म बताया, उसमें फिब्रिनोलाइटिक जो फिब्रिन्स को तोड़ने वाले, है ना, तो एक्टिवेशन होता है क्या फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम का, बिल्कुल वो एक्टिवेट होता है तो क्लॉट होने नहीं देगा, तो ये भी सेंटेंस क्या करेक्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ फैक्टर इन अ स्मॉल अमाउंट, क्या प्रेजेंस स्मॉल अमाउंट में फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्लॉट नहीं होता, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। तो आंसर, राइट आंसर इज डी, क्या होगा,
राइट आंसर इज Fade and base point to that. You're right, is it? डी होगा, ठीक है। चलो उसके बाद थ्रोम्बोस्टैटिन, एस्थेटिन है, एस्थेनिया लिखा है कि चलेगा, वो बहुत माइनर मिस्टेक था। थ्रोम्बोस्टैटिन ये है, ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस? ये मैंने आपको प्लेटलेट पढ़ाते टाइम में लिखाया भी था, याद होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में, बोर्ड पे मैं लिखा था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में। उसमें हम लोग देखते हैं इसमें से थ्रोम्बोस्टैटिन, तो मैंने बताया कि एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, फिलामेंट्स है दोनों के, और बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ जो इसके अंदर में देखने को मिलता है, तो एक नाम है थ्रोम्बोस्टैटिन, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक तरह का आता है ना, तो कोई कोगुलेशन फैक्टर है नहीं, थ्रोम्बोसिस प्रोमोटिंग प्रोटीन है नहीं, प्लेटलेट ड्राइविंग ग्रोथ फैक्टर है नहीं, ये है क्या, एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस 7 का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्सन, मैंने बताया भी था बेसिक्स के अंदर में, ये जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, पार्ट तो पूरा न्यूरॉन सेंसिटिव है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव देखा गया वो क्या है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सन। एक्सन का जैसे इनिशियल सेगमेंट होगा, दिस इनिशियल सेगमेंट, अगर बॉडी जैसा न्यूरॉन से इधर है, तो जो इनिशियल सेगमेंट है न्यूरॉन का, वो इनिशियल सेगमेंट ही हम क्या देखते हैं, उसका सबसे ज्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। क्या हुआ, नहीं, स्टिमुलेशन रिसीव करना अलग बात है बेसिकली। ये बेसिकली इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन इसलिए है क्योंकि ये कन्वर्जन बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन का काम करता है, यहाँ से ट्रांसमिशन, हाँ क्या करते हैं कि वो ट्रांसमिशन का काम करता है, क्या करते हैं, कन्वे का काम करने को, इस वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, ये सब तो खैर रटने वाला था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम ऑन द फर्स्ट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है ना, कि कह रहा है कि जो एक सेल है, मान लो कह रहा है कि यहाँ पर कि सोडियम, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम फर्स्ट साइड ऑफ अ मेम्ब्रेन, फर्स्ट साइड बाहर को लेते हैं, तो सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर कह रहा है 2 टाइम एज ग्रेटर एज ऑन द सेकंड साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि दूसरे साइड से पहले वाले साइड में 2, मान लो इधर x है तो इधर 2x हो जाएगा, है ना, ज्यादा, ठीक है। द कंसंट्रेशन इज नाउ इंक्रीजेस टू 5 टाइम एज अ ग्रेट ऑन द फर्स्ट साइड एज ऑन द सेकंड साइड। अगर हम कह रहे हैं कि दूसरा साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 5 गुना बढ़ जाए किसके, बाहर वाले से, तो यहां पर यह है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2x को क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 5 10x आ जाएगा, है ना, कितना अंदर का जो है वो 10 गुना बढ़ गया। तो अंदर का जब उसका पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द नेट रेट ऑफ सोडियम डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन इंक्रीज, तो कितना टाइम है, ये चेंजेस आने के बाद कितना टाइम आपका सोडियम जो है जो डिफ्यूजन है वो इंक्रीज करेगा। तो इसके अंदर में हम लोग देखें, द करेक्ट आंसर इज बी, है ना, 5 नहीं होगा, 4 टाइम, 5 गुना बढ़ेगा तो 5 गुना बढ़ जाएगा क्या, है ना, 5 गुना नहीं बढ़ेगा, देखो एक्चुअल इंक्रीज पूछा जा रहा है यहाँ पे, तुम देखो हाउ मेनी टाइम डज नेट रेट ऑफ सोडियम डिफ्यूजन। अब ऐसे तो कॉमन सेंस वैसे समझो थोड़ा सा, कि अगर मैं बता दूं तुम्हें, है ना, कि ये सोडियम है, सॉरी ये सेल है, ऐसे नंबर में कुछ डाटा देता हूँ, एक्स टू एक्स करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा हो, मैं डाटा दे देता हूँ थोड़ा। तो मान लो कि सपोज फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशंस, बाहर का कंसेंट्रेशन कितना है, अंदर से पहला फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट साइड है उसमें क्या है, 2 गुना है, तो मान लो अंदर में 10 मिली इक्विवेलेंट है सोडियम, तो बाहर में कितना हो जाएगा, 20 मिली इक्विवेलेंट, 20 मिली इक्विवेलेंट फर्स्ट टाइम में। लेकिन कह रहा कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं द कंसंट्रेशन इज नाउ, अच्छा पर मिट रहा है, ठीक है, कुछ समय बाद कंसंट्रेशन इंक्रीज कराते हैं और अंदर की कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, 5 टाइम, तो 20 से 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 100 टाइम्स आएगा, 100 मिली इक्विवेलेंट। अब जब 100 मिली तो एक तो, अब पहले क्या था, ध्यान से सुनो, पहले क्या था कि इधर से इधर आ रहा था, पहले ये नहीं बढ़ा था, तब नेट क्या था, 10 था, नेट मान लो कि 10 का डिफरेंस है, 10 मिली इक्विवेलेंट का नेट डिफरेंस था, उसकी वजह से कुछ अपना एक XYZ कुछ भी एक डिफ्यूजन रेट होगा ना, R4 ला लो, XYZ कुछ भी एक डिफ्यूजन रेट होगा। अब ये रिवर्स हो जाएगा, जब बढ़ेगा तो इधर से इधर जाएगा, तो जैसे कितना टाइम बढ़ा, 5 टाइम बढ़ रहा है, तो अपने नेट से ये 5 टाइम बढ़ रहा, तो एक्चुअल में कितना है, एक तो ऑलरेडी एक्सिस्ट 20 कर रहा, तो एक्चुअल का 80 मान लो बढ़ा, तो एक्चुअल 80 में क्या होता है, 4 टाइम्स इंक्रीज है, यानी 20 का जो ये था तो वो कितना बढ़ेगा, 4 टाइम बढ़ेगा, 5 टाइम नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ माइलिन शीथ इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड्स करेगा? सॉन सेल्स के ऊपर। करेक्ट आंसर इज डी। क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी। I covered this all in the hand state. ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका था, आंसर तो पता ही होगा। क्या होगा 11 का आंसर? आंसर इज डी। अब यहां पर है विच टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर फॉर्म द रेटिकुलर फाइबर? करेक्ट आंसर इज सी। चलो अब आता है व्हेन द हाइट ऑफ सेल of the epithelium is distinctly greater than the their wide with a simple है। तो डेफिनेशन एक सेल का, किसका डेफिनेशन है बताइए? कॉलमनार। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। कह रहा है जब हम अगर बात करें कि अगर जब कोई एपिथेलियल सेल है जिसका क्या है जो बेसिकली ग्रेटर देन द देयर वाइड, उसका जो क्या चीज है, कहाँ गया, हाइट बहुत ज्यादा है उसके वाइड से, तो वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलमनार। करेक्ट आंसर इज बी। बी ऐसे लिखा हुआ, एस का एस तो ऑप्शन ही नहीं है, वो मिस्टेक है टाइपिंग एरर शुरू में। इट्स कॉमन सेंस है, उतना तो समझोगे ना। Please, value large to leave that English. The cut stay in me. अब Out. अब यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम ऑल लेयर्स आर मेड अप ऑफ क्यूबाइडल और पॉलीगल, यानी कह रहा है इनमें से कौन सा एपिथेलियल है जिसका जो सभी लेयर है या वो बना हुआ है किसमें शेप जो क्यूबाइडल एंड पॉलीगोनल्स का। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ट्रांजिशनल एपिथेलियल जब पढ़ोगे तो उसके अंदर में देखने को मिलेगा तुम्हें उसके जो मल्टीपल लेयर्स है वो या तो पॉलीगोनल्स और क्या कहते हैं क्यूबाइडल शेप में जनरली मिला हुआ है, या कि क्यूब से बेसिकली देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका? सी इज अ करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा व्हाट इज एडिनोमा। ये तो मैं जब मैं पढ़ा रहा था पैथोलॉजी, सॉरी ये क्या कहते हैं कि एपिथेलियम, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल करेक्शन करके कुछ बताया था, ये ऐसे ऐसे में ऐसा कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स बताया था, वहां से ये क्वेश्चन था। ठीक है, व्हाट इज एडिनोमा? कह रहा एडिनोमा क्या है कि अगर कभी एडिनोमा बेसिकली व्हेन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द स्पाइमस, क्या स्पाइमस एपिथेलियम से जब कोई मैलिग्नेंसी कैंसर होने लगता है उसको एडिनोमा बोलते हैं? नहीं। व्हेन अ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अराइज फ्रॉम द क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्या क्यूबाइडल एपिथेलियम से अगर कोई मैलिग्नेंसी कैंसर होगा वहां पे तो उसको एडिनोमा बोलेंगे? नहीं। व्हेन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जब ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एडिनोमा बोलेंगे। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज हाईली एक्टिव। कौन होता है जी? कॉलमनार। चलो सही है, कॉलमनार। क्यों होता है कॉलमनार? क्यों होता है? सेलिया पर जन्ने माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज्यादा होता है ना। एक्टिव बेसिकली सेलिया की मतलब नहीं। अच्छा सेलिया पे लगाए थे तो क्या लग गया तुम्हारा फिर तो। हाईली एक्टिव से मतलब कौन फंक्शनली हाईली एक्टिव है, पोटेंशियल्स किसके पास है, एनर्जी किसके पास है ज्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है कॉलमनार के पास है तो ये हाईली एक्टिव होगा, है ना। स्क्वामोसिस तो होगा मेरा यूं भाई। क्वेश्चन क्या, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज हाईली एक्टिव? इन चार में, हाँ इन चार में से जब सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? जो अच्छा सब ऑफ कॉमन सोचो, कोई अगर एनर्जेटिक पर्सन एक पूरी तरह से लूज कर चुका है एनर्जी को, तो कौन आके एक्टिव होगा? किसका काम परफॉर्मेंस बेटर होगा? जिसके पास एनर्जी होगा। तो कॉमन सेंस एनर्जी इसके पास ज्यादा है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास ज्यादा है ना। उसके बाद है हाँ सोडियम पोटेशियम पंप कैन बी इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। ये तो मैं बताया था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है कैन बी इनहिबिटेड। ऐसा क्या क्या कंडीशन है जिस टाइम में सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट करेगा? व्हेन पहला इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम इन एटीपेज इज लो। ऑब्वियसली बात है, इनमें से किसी का भी कंसंट्रेशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तो चाहे एटीपी का नंबर अगर घट गया तो भी ये पंप काम नहीं करेगा। सोडियम के ऊपर में भी अल्ट्रेशन आएगा तो भी काम नहीं करेगा, कम करेगा या डिस्टर्बेंस आएगा। पोटेशियम में भी कम। टेम्परेचर रिड्यूस, डेफिनेट टेम्परेचर रिड्यूस। उसके बाद इफ प्लाज्मा टेम्परेचर अगर कम जाएगा तो हमने देखा था एटीपी के वजह से तो करेगा
एटीपी की वजह से करेगा, कैसे करेगा? एटीपी अगर लो हो जाएगा तो कैसे काम करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पर एटीपी का यूज हो क्या स्टार्ट, लेकिन यानी बगैर एटीपी के यूज के भी तो आता है, यानी टीवी से ये फिल्ट्रेशन होता रहता है वहाँ से जो आता वहाँ सोडियम पोटेशियम पंप होता है। हम बात क्या कर रहे हैं? सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ तो मेरा क्वेश्चन क्या, अगर मैं पूछूं कि सोडियम पोटेशियम, मैंने पूछूं इस गेट से घुसने की कैपेसिटी एक बार में कितना, 5, तो तुमको अक्सर 10 तो इस रूम में घुस रही है, लेकिन उस गेट से, तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन किस गेट से? इस गेट से, है ना? तो सोडियम पोटेशियम पंप जो कि हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में सोडियम पोटेशियम, ये जो आपका आंसर, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि पोटेशियम से नेटिव, इन तीनों में से किसी का भी अगर बैलेंस कुछ ना कुछ अगर ये हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि सोडियम पोटेशियम जो पंप है ना, पंप ऑलवेज टेकन एटीपी। कोई भी पंप सोचो, अगर तुम ऐसा ही पंप सोचो, उसमें एनर्जी लगे, पेट्रोल पंप इलेक्ट्रिक एनर्जी से निकालती है, तुम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, एयर पंप जो डालते हो, उसमें तुम्हारा एनर्जी, पंप कहीं ना एनर्जी को कंज्यूम करता है, तब वो परफॉर्म करता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात एटीपी तो यूज करता ही करता है अपने फंक्शन। तो ये कमेगा, कहानी खत्म। टेम्परेचर कमेगा, काम कम करेगा। उसका इफ प्लाज्मा कैल्शियम कंसिडर से, क्या प्लाज्मा कैल्शियम का क्या कहते हैं कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैल्शियम से कुछ लेना देना है ही नहीं इसके अंदर में। ऑक्सीजन कमेगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसलिए तो इज द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। डी नहीं, सी। ना करेक्ट आंसर इज सी। कंफ्यूजन है तो बोलो। भाई ऑक्सीजन की जब कमी होगी, तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है ना, तो सोडियम पोटेशियम का जो काम है ना, वो रुक जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन क्या था? सोडियम पोटेशियम पंप कैन बी इनहिबिटेड, क्या रोका जा सकता? बाय ऑल एक्सेप्ट, इनमें से सब तो है, कौन नहीं है? ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसके वजह से वो इनहिबिट नहीं होगा। तो किसके, कैल्शियम बढ़े घटे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है ना? गलत आंसर को ढूंढना था, गलत आंसर में तुम्हारा सही आंसर था यहाँ पे, है ना? मतलब चलो ठीक है। विच इज नॉट फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या नहीं है ना? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग ब्लड ग्रुप, ये तो फंक्शन है भाई आरबीसी का। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये भी फंक्शन है। प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू ब्लड, ये फंक्शन नहीं है। हेल्प्स इन द मेंटल एसिड बेस बैलेंस, दिस द करेक्ट आंसर इज सी, है ना? तो सीधा आंसर, ये 3 ऑलरेडी फंक्शन है। जिसको फंक्शन याद होगा उसको आंसर एक बार में लगा हुआ, तीनों फंक्शन में लिखाया हुआ आपकी क्लास के अंदर में। ये सीधा फंक्शन था। मैंने ग्रुप के बारे में बात कर रखा था, गैस ट्रांसपोर्ट तो हमेशा बता रखा था, हीमोग्लोबिन जो चल रहा था, और एसिड बेस बैलेंस भी बताया था, आपको याद होगा पूरा एकदम बना करके, और हीमोग्लोबिन बना करके H+ कैसे हो रहा, बाइकार्ब कैसे फॉर्म हो रहा, कार्बोनिक एसिड, पूरा मैकेनिज्म में बता रखा। तो ऑब्वियस तीनों जब मिल गया तो वैसे भी गलत क्या होगा? कोई स्टेबिलिटी ब्लड को बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं, मिलता है ब्लड के अंदर, उसकी वजह से अपनी एक स्टेबिलिटी है, बट इन फंक्शन नहीं है उसका, ये स्पेशलाइज उसका फंक्शन नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से बिल्कुल ब्लड के अंदर की स्टेबिलिटी है। लेकिन इस इंडिविजुअली अगर ये अगर हम बात करें, ये 3 उसकी ओन प्रॉपर्टी है, ब्लड उसकी अपने ओन फंक्शन है, तो ये उसको क्या करता है? इस 4 ऑप्शन में से ये आंसर बहुत ही इररिलेवेंट है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ये होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है क्या? आरबीसी काउंट इज लेस इन यंग फीमेल कंपेयर टू द मेल एट द सेम एज ग्रुप। मैंने कई बार बताया भी था क्लास के अंदर में भी ये चीज़ की, है ना, कि हम लोग देखते हैं, जब खास करके जब मैं उस टाइम तुम्हें पढ़ा रहा था कि क्या कहते हैं आरबीसी का वॉल्यूम क्या होता है, मेल इन फीमेल बर्थ, इन सारी चीज़ों में, तो कंपेरेटिवली फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। तो मैं बताया था कि आरबीसी काउंट इज लेस इन यंग फीमेल कंपेयर टू द मेल ऑफ द सेम एज ग्रुप। अगर एक एज ग्रुप का, सपोज अगर हम मान लेते हैं कि 25 का कोई मेल है, 25 ईयर मेल एंड 25 ईयर फीमेल, तो इस दोनों में जो वेरिएशंस है, आरबीसी जो होगा, आरबीसी फीमेल में क्या होगा? लेस होगा, और मेल में क्या होगा? आरबीसी इसके सेम एज ग्रुप में कह रहा है ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? पहला कह रहा है इंक्रीज ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लीडिंग लॉस होने की वजह से। फिर दूसरा कहता है फीमेल आर लेस एक्टिव एंड लेस मस्कुलर देन द मेल, क्या फीमेल के जो है वो लेस एक्टिव होती है, मस्कुलर ग्रोथ मेल की रिस्पेक्ट में कम होता है, उसके वजह से नहीं।
एस्ट्रोजन डिप्रेस द इरिथ्रोपोइसिस। क्या कह रहा है कि एस्ट्रोजन जो है वो इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को डिप्रेस करता है, क्या इसके वजह से? और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लो थायरॉक्सिन लेवल, थायरॉक्सिन लेवल रिलेटिवली फीमेल में लो है, क्या उसके वजह से? तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअल फैक्ट इज दैट कि जो ब्लड का सेम एज ग्रुप के अंदर जो आरबीसी का काउंट फीमेल में लेस होती है इज ड्यू टू द एस्ट्रोजन डिप्रेस्ड द इरिथ्रोपोइसिस। इज द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, क्या हुआ? नहीं गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सही है, चलो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ की बाई कनकेव शेप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आरबीसी इज मेंटेनेड बाई, है ना? तो बाई कनकेव शेप किसके वजह से होता है? ये तो ऑलरेडी मैंने एडवांटेज ऑफ बाई कनकेव शेप बता रहा था, तो उस टाइम में मैं बताया भी था। तो यहाँ पर एक स्पेशली प्रोटीन है बेसिकली एंकर, क्या है? एस्पेक्ट्रिन, है ना? एस्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है बेसिकली, जो आरबीसी जब हम लोग पढ़ते हैं तो आरबीसी के अंदर में ऐसा बनाते हैं, बाई कनकेव शेप होता है, और ये बाई कनकेव एस्पेक्ट्रिन इधर से और इधर से दोनों का क्या करता है? एंकर्ड करके रखता है, जोड़ करके रखता है बेसिकली, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका शेप मेंटेन रहता है। ये अगर एस्पेक्ट्रिन गया तो इसका क्या होगा? ये अब एकदम बड़ा सा गोल बन जाएगा, है ना? राउंड राउंड आरबीसी हो जाएगा बाई कनकेव की जगह। तो मेन उसको शेप को कौन मेंटेन करता है? एस्पेक्ट्रिन। द करेक्ट आंसर इज कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन अकर इन, ये तो खैर पता होगा। बिलिरुबिन का कंजुगेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स के। कहाँ होता है? लिम्फोसाइट नहीं, हेपेटोसाइट, है ना? करेक्ट आंसर इज हेपेटोसाइट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट्स के अंदर में देखने को मिलता है। उसके बाद 22 नंबर। So, and wait, let me get that right. Okay. You go up to up your eyes so that I run up to that and see you again. कहा जी सब सही हो रहा है तुम लोग का? क्या बोले पूछो, अब तक सब सही हो गया? माइनस में भी जा रहे हो? वो तो रिजल्ट आएगा जब तुम्हारा नोटिस बोर्ड पे लगेगा, फिर पता चलेगा। हाँ नोटिस बोर्ड पे लगेगा, यही लगाएगा, इससे मैनेज कर लेना। ठीक है, ठीक है। ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में देखेंगे, बट नोटिस बोर्ड पे जाएगा। आपकी क्वालिटी को सब जाने ना, आप कितने वेल क्वालिफाइड हो। ठीक है, मेरी लिस्ट में उल्टा होता है, जो सबसे कम नंबर है वो सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, सीक्वेंस, ताकि पहले लोग जाए तो टॉप कौन किया देखने जाए तो पता चले कि फेल कौन किया है ना? लोग ये देखने जाते हैं ना टॉप कौन किया, तो लिस्ट में जब जाओगे तो पहले मिलेगा फेल कौन किया है। ठीक है, इसलिए सबसे टॉप पे उसी का नाम रहेगा रैंक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाँ उसके बाद यहाँ जाओ, सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेगोसाइटिक मैकेनिज्म आर, है ना? क्या हुआ? सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व इन द फेगोसाइटिक मैकेनिज्म। ये फेगोसाइटिक जब मैं पढ़ा रहा था, याद होगा, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस मैकेनिज्म जब मैं पढ़ा रहा था, और कह रहा है कि क्या इस सीक्वेंस को याद रखना, पहले डायबेसिस होता है, फिर ऑप्सोनाइजेशन होता है, फिर कीमोटैक्सिस होता है, फिर फेगोसाइटिस होता है। क्या पहले कीमोटैक्सिस होता है, फिर डायबेटिस, फिर ऑप्सोनाइजेशन, फिर फेगोसाइटिक? क्या पहले डायबेटिस, फिर कीमोटैक्सिस, फिर ऑप्सोनाइजेशन, फिर फेगोसाइटिक? क्या पहले फेगोसाइटोसिस, डायबेटिस, है ना, और कीमोटैक्सिस एंड ऑप्सोनाइजेशन? तो इनमें क्या सही होगा? कौन सा सीक्वेंस से कौन सही होगा? ए बी, और कुछ नहीं। was nice side. You seen the video? He's a what at that and that bacteria is not that to call that. ए कितने लोग बोल रहे हैं? हाँ कौन है भाई सर? ए एक ही लोग है जी। चलो बी कौन हो? बी, और भी पीछे लोग। सी, सी 3 लोग है, मतलब 3 ऑप्शन है, 3 लोग, है ना? और डी बाकी लोग छोड़ गया है। करेक्ट आंसर इज सी, सी करेक्ट आंसर। हाँ डिफाइन करेंगे, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं यार, हम तो आए एक्सप्लेनेशन नहीं करने के लिए। देखो एक्सप्लेन कर रहे। देखो हमने पूछा कि सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेगोसाइटिक मैकेनिज्म, तो किसी ने लगाया ए। ये गलत भी क्यों, ये भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में गलत भी क्यों, वो भी ए लगाया। पहले लिखा डायबेटिस, फिर लिखा ऑप्सोनाइजेशन, ये तो पहले गलत, यानी निकलेगा और तुरंत ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या था? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब था कि जब न्यूट्रोफिल
जब जाता था बैक्टीरिया के पास तो बैक्टीरिया के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीनस कवरिंग करता था ऑप्सोनिन से, है ना, और उसे को करने को प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन बोलेंगे। तो बेसिकली जब ये निकला और ऑप्सोनाइज का नहीं, तो निकलने और इसके दौरान में कीमोटैक्सिस होता है। इसके दौरान में क्या डायपाइडोसिस जो वो क्या कीमोटैक्सिस है। तो इसी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि जो तो ऑप्सोनेशन तो ये नहीं, उसके बाद कह रहा है कीमोटैक्सिस देन फैट। तो कीमोटैक्सिस तो मिड का, दोनों के मिड का पार्ट है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि इसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई डायपाइटिस होगा। और डायपाइटिस मतलब तो सिर्फ क्या था कि अगर ये ब्लड वेसल्स में से जस्ट न्यूट्रोफिल निकल के तो अब यहाँ से फिर जाएगा भी ना साइट तक, तो साइट तक तो पूरे कीमोटॉक्सिस प्रोसेस है जाने का। साइट तक जाने का क्या है, कीमोटॉक्सिस प्रोसेस है। तो इस कीमोटॉक्सिस प्रोसेस जो यहाँ से साइट से निकला और निकल के यहाँ तक जाने के प्रोसेस तो कीमोटॉक्सिस होगा, तभी क्या होगा, ऑप्सोनाइजेशन होगा। तो ये क्या हो गया, गलत। एक मिनट, ये क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या था, कीमोटैक्सिस देन डायपाइडोसिस देन ऑप्सोनेशन एंड फेगोसाइटिस। अब यहाँ पे सबको लगा कीमोटैक्सिस तो यहाँ से निकलेगा तब गया, निकलेगा तब गया कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस का मतलब क्या था, जब कीमोटैक्सिस का डेफिनेशन तो बताते, इसके अंदर क्या हो रहा था कि कोई भी साइट है ना, कोई भी जो इन्फेक्टेड साइट है, सेल एंड डैमेज जो भी चीज हुआ है, वहां पे वहां से केमिकल अट्रैक्टेंट आता। क्या आता है, केमिकल न्यूट्रोफिल। और ये जो साइट से यहाँ से क्या आता है, केमिकल सॉरी न्यूट्रोफिल तो यहाँ होगा ना, न्यूट्रोफिल यहाँ है और केमिकल अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्शन की वजह से जाना। तो जब ये अट्रैक्शन आएगा तो यहां से पहले क्या होगा, पहले सर अट्रैक्शन आया था, कीमोटैक्सिस होगा। कोई चीज जब तक खत्म नहीं हो जाए उसको कंप्लीट मानोगे, शुरू कंप्लीट, दैट मींस प्रोसेस कंप्लीट। स्टेप मतलब होता प्रोसेस कंप्लीट। अब कोई स्टार्ट पहले हुआ बाद में खत्म अगर हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अब तुम याद करो सिंपल सा कि अगर तुम दो लोग चल रहे हो, सिंपल बता रहे कि एक लोग अभी 5 मिनट पहले चले, ठीक है, एक को हम आधा घंटा पहले पीछे से भेजा, लेकिन वो अगर पहले पहुंचा, ड्यूरेशन ये होता है कि किसने टर्मिनेट किया फंक्शन को, काम को किसने पहले फाइनली खत्म किया, वो शुरू कब हुआ इससे कोई मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन पहले सीक्वेंस देने में तो पहले स्टार्ट है कीमोटैक्सिस प्रोसेस। एक कीमोटैक्सिस प्रोसेस जो उसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक ये जाने का प्रोसेस है। तो इस जाने के प्रोसेस में इनिशिएट हुआ, बट लेकिन कंप्लीट कौन कर रहा है, पहला जो कंप्लीट करेगा उसको पहले रखोगे ना, जो फर्स्ट करेगा रैंक उसको रखोगे। भाई क्लास में कितना टॉप, आज मार्क्स जब बढ़िया लाया उसी को रखोगे ना। तो इसलिए फर्स्ट में क्या आएगा, डायपाइडोसिस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कीमोटैक्सिस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑप्सोनाइजेशन आएगा। देन क्या आएगा, फाइब्रोसिस। तुम कॉमन सेंस लगाए कि पहले तो निकलना शुरू हो गया, अट्रैक्टेंट आया, कीमोटैक्सिस का इनिशिएशन इज अदर थिंग, इनिशिएशन इज अदर थिंग। लेकिन प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो जाएगा उसको हम किसी स्टेप में नहीं रख सकते, है ना। बस में अब तुम रोटी बना रहे हो, आटा गंद करके खाना स्टार्ट करोगे, खाने का प्रोसेस तभी होगा जब वो रोटी कंप्लीट बनेगा, है ना। तो सेम एज तुम बात करो कि प्रोसेस स्टार्ट डेफिनेटली मानते हैं कि प्रोडक्ट इनिशिएट किया, लेकिन टर्मिनेट नहीं किया। तो जब तक वो प्रोसेस जहां खत्म हो तब वो उसमें काउंट आएगा। तो उससे पहले कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उससे पहले डायपाइडोसिस होकर के खत्म हो गया। तो फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। सीथिंग ट्रैक्स होगा उसी में वो क्या कहेंगे, कीमोटैक्सिस। न्यूट्रोफिल को पता चलेगा कि हम यहाँ पे डायग्नोसिस करना है। नीमोट, ये पूरे प्रोसेस जहां से ये अट्रैक्ट, इनिशिएशन ऑफ अट्रैक्शन, कोई टर्म जोड़ने के हर चीज के लिए टर्म भी बनाओ, है ना। तो जैसे इस पूरे प्रोसेस का ही नाम रखाया था जहां पे ये अट्रैक्शन इनिशियल पॉइंट हो रहा है और फाइनली यहाँ तक जो जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कीमोटैक्सिस बोलते। अब उसके अंदर में तो और भी चीजें, अभी हम कुछ ऑप्शन चाहते तो और भी घुसा सकते थे। डायपाइटिस हो रहा था, लेकिन डायपाइटिस से भी पहले आ जाओ, इससे ही पहले न्यूट्रोफिल कहाँ फॉलो करता है, सेंटर में फॉलो करता है ना। न्यूट्रोफिल कहाँ फॉलो करता है, ब्लड वेसल्स के सेंटर में फॉलो करता है। न्यूट्रोफिल यहाँ फॉलो करता है। तो इससे पहले ये साइड में भी जाता, तो मार्जिनेशन, सिनॉल, फिर रोलिंग ऐसे देखते जा रहा था, वीडियो याद होगा तब जा रहा। तो हम चाहते तो वो भी ऐड करते, तो वो भी इससे पहले ही होता। लेकिन अब इस यहाँ से इनिशिएट हुआ, जैसे क्या कहते हैं केमिकल अट्रैक्ट आया, यहाँ से इनिशिएट हुआ और ये सब सारा प्रोसेस कर करके क्या कहते हैं रोलिंग करके, फिर क्या कहते हैं कि मार्जिनेशन हो करके, रोलिंग हो करके, डायबिटीज हो गया, जब गया तो 3 कंप्लीटली जब हो गया तो इस कंप्लीटली से कीमोटैक्सिस क्या कहते हैं तब कंप्लीट। तो मेरा वही कहना था कि जब स्टेप आपका कंप्लीट होगा तब ना उस स्टेज को कंप्लीट मानोगे। अब इनिशिएट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट कब हो रहा है, डायबिटीज के बाद हो रहा है ना, इसलिए वो उसके बाद के प्रोसेस में काउंट होगा, ठीक है। हाँ, दोनों अलग चीजें। नहीं, कीमोटैक्सिस वो नहीं है, कीमोटैक्सिस पहुंच गया, काम खत्म। हाँ, पहुंच गया वहां तक। ऑप्सोनाइजेशन मतलब है कि जब न्यूट्रोफिल क्या करती है कि न्यूट्रोफिल
अपने अंदर से, क्योंकि वो अब कौन सा क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, न्यूट्रोफिल क्या करेगी, जो बैक्टीरिया होगा ना उसके सराउंडिंग में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कवरिंग करता है, या कवरिंग कर दे या फिर उस पर एक अटैक मतलब कि मॉलिक्यूलर अटैचमेंट बनाए जिसको ऑप्सोनिन बोलते। इससे क्या होता है कि ये अपने ही चीजों को इस पर रखता है ताकि उसको देन फेगोसाइटिस के लिए जब वो ग्राफ्ट करेगा तो उसको आसानी होती है उस चीज के लिए, है ना। चलो उसके बाद क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अच्छा 23 ना, rate of diffusion of a substance from the region of its higher concentrate to the region of lower concentrate directly opposite। कह रहा है कि अगर हम बात करें कि अगर कोई सब्सटेंस है हायर कंसेंट्रेट, मान लेते हैं हाई कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ है, इधर कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल से ज्यादा कंसेंट्रेशन है, ठीक है, और इधर क्या लो कंसेंट्रेशन, तो अगर कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है नॉर्मल डिफ्यूजन है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ है, किसके डायरेक्टली अपोजिट, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सब्सटेंस पे या टेम्परेचर्स पे या थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स के ऊपर और वाटर सॉल्विटी ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, डी वाटर सॉल्विटी, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, कौन कौन मॉलिक्यूलर साइज बोल रहे, दो लोग, the height of concentration or low concentration big maybe look like something else but ending something among something so about थिकनेस से, सी किसका किसका आंसर है, तुम्हारा नहीं है, अच्छा बी किसका है, बी किसी का नहीं है, और डी किसका है, we look at me about the eyes of it itself and makes done हाँ अब ये बताओ, द करेक्ट आंसर इज बी, है ना। मॉलिक्यूलर साइज से कोई फर्क नहीं। अब तुम सोचो कोई भी चीज गर्मी के दिनों में ज्यादा स्मेल करता है, गर्मी ठंडी के दिनों में, कॉमन सोचते तुम, डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है कि जहां पर टेम्परेचर रेस करेगा, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हमारे बॉडी में फीवर का कंडीशन आता है वहां पर मेटाबॉलिक नीड्स भी बढ़ जाती है सेल्स की, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल के अंदर चीजों का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, थिकनेस से, थिकनेस अगर बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ पाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में और थोड़ा स्लो हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो लिटरली हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जैक्टली होगा वो टेम्परेचर इज अ मोर करेक्ट आंसर, है ना। क्या पर क्या, टेम्परेचर इज अ मोर करेक्ट, तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इज बी। द वाटर सॉल्विटी ऑफ द सब्सटेंस, वाटर सॉल्विटी से क्या लेना हमको, सब्सटेंस की जो सॉल्विटी है, अगर सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होकर के जा रहा है तो सेल मेम्ब्रेन से वही चीज डिफ्यूज होकर के जाएगा जो लिपिड सॉल्विटी रखता हो, तो उस सब्सटेंस को वाटर से तो कुछ लेना ही देना नहीं है, तो ऐसे ही फंसाने के लिए तुम्हें दिया गया था ये, है ना। सोचो पानी में खूब घुल जाएगा तो आसानी से चला जाएगा, ऐसा ही लगता है ना। यहीं पे तुम गलत किए हो गया, हमें पता। Then what did it say? कितना साइज अगर चीजों का बड़ा हो जाएगा, है ना, तुम समझ लो कि सिंपल सा मतलब है कि साइज अगर चीजों का बड़ा हो जाएगा तो वो इसके अंदर डिफ्यूजन रेट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अगर साइज बढ़ेगा तो ये नहीं कि उसके रेट को बढ़ाएगा सेम टाइम पे, नहीं। अब तुम सीधा सा कॉमन अगर मेम्ब्रेन में बता रहे कि जैसे मैं बताया था कि तुम्हें याद होगा कि नॉर्मली जब डिफ्यूजन होता है तो पहला चीज तो इसके अंदर वही सब्सटेंस जाता है जो लिपिड सॉल्युबल है, और लोअर मॉलिक्यूलर साइज जो होगा वो डिफ्यूज करके आसानी से चला जाता है। हायर मॉलिक्यूलर साइज डिफ्यूजन से नहीं जाता है, हायर मॉलिक्यूलर, जैसे मैं तुम्हें ग्लूकोज के बारे में, तो तुम फिर साइज बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन कैसे बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन रेट ऑब्वियसली बात है घटेगा, बढ़ेगा नहीं, है ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज में घटेगा तो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ घटने का भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर साइज, तुम पर क्वेश्चन पढ़ो पूरा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली पॉसिबल, किसके, मॉलिक्यूलर साइज। अब तुम कहोगे कि मॉलिक्यूलर साइज क्या किस तरह घट गया, तो मॉलिक्यूलर साइज घट गया, हाई कंसंट्रेशन तो रेट में कोई फर्क नहीं आता उससे भी। तुम सोचो कम अगर हम कर दिए, बेसिकली टेक्निकली सामने से सुनने में लग रहा है कि हाँ साइज अगर छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अब ज्यादा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर साइज छोटा भी हो जाएगा, सिंपल सा फंडा मानो, तो जो स्पीड है यहाँ पर, जो कंसंट्रेशन, तो जो एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन, वो इसके स्पीड में फर्क नहीं ला रहा है, टेम्परेचर इसके स्पीड में फर्क ला रहा है। टेम्परेचर जब मैं पढ़ाता, याद करो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जब सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाया था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो बाइलेयर है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, याद है,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स जो बाई लेयर था, तो उसके अंदर में हम लोग ने बताया था तुम्हें क्या था, इस तरह से बाई मॉडल लेयर जो था बीच में क्या पूरा का पूरा इस तरह से हम लोग बताए थे स्ट्रक्चर से लिपिड्स, है ना, लिपिड था। और तुम्हें बताया था कि लिपिड जो होता है, लिपिड जो है उसके अंदर में क्या देता है, फ्लूइडिटी देता है। और लिपिड क्या है, चर्बी है, सीधा समझो फैट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी क्या होगा, फ्लूइडिटी, टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा कैसे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फ्लूइडिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना फ्लूइडिटी। अब जब किसी चीज की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो उसके अंदर से सामान जो चीजें वो आना क्या होगा, पहले कुछ सॉलिड था, कुछ कम का माने दे रहा था, अब इसके अंदर फ्लूइडिटी बढ़ेगा, मतलब ये मूवमेंट इसके अंदर ज्यादा होगा, तो अब ज्यादा स्पेस मिलेगा तो चीजें क्या होगा, बाहर से हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ हो गया। 24 कंटेंट्स ऑफ द मिडिल मीडियम क्या लगा है, डी कहाँ से लगा लिया यार, गड़बड़ कर दी, करेक्ट। Some big series. Best in of the year. अरे भाई हाँ, डी तो गलत है, और बताओ सी, सी किसने लगाया, ए किसने लगाया, चलो ए कौन कौन लगाया जी, ऐसे मुझे तो अमर सीट है मेरे पास तो सब पता, लेकिन तुम बताओ ना कौन लगा, कौन ने लगाया, बी कौन लगाया, बी, और सी किसने लगाया, सी। देखो दिस करेक्ट आंसर इज सी, है ना, करेक्ट आंसर इज, मतलब तुक्का सही हो रहा है तो इतना खुश हो रहे तुम लोग जी। हाँ सोचो मेहनत से पढ़ोगे तो कितना अच्छा रहेगा, जब सोचो कि इतनी खुशी जब तुक्का मारने में हो रहा है तो खुद से लिटरली पढ़ोगे तो कितना खुशी होगा, है ना, इसलिए पढ़ो, इससे ज्यादा खुशी तब होगा जब तुम पढ़ के अच्छे से आंसर लगाओगे। ठीक है, 24-25 चलो। सुपीरियर मीडिया सिस्टम इज अच्छा 24 पढ़ो, 24 मिडिल मीडिया सिस्टम में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हार्ट असेंडिंग होता स्टर्नोपेडिकार्डियल लिगामेंट, नहीं स्टर्नोपेडिकार्डियल लिगामेंट कहाँ एंटीरियर में है, तो यही से गलत हो गया। हार्ट राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल सेफिलिक वेन, नहीं है, राइट ऑफ लेग, ये दो दूसरा गलत। स्टर्नोहाइड, मैंने पहले गलत कौन हटा रहा है, स्टर्नोहाइड ये मसल्स का नाम है, ये यहाँ पर होता ही नहीं है, मिडिल में है ही नहीं, तो ये भी गलत। बचा क्या, हार्ट है, पल्मोनरी ट्रंक है, पेरिकार्डियम है, उससे कम होता है, एक तो नहीं है ना, पूरा सेंटेंस तो सही बनाओगे ना, सेंटेंस पूरा सही होगा ना, तुम एक को सही मिला लोगे उस हिसाब से तो सब सही है, यहाँ हार्ट है, यहाँ हार्ट है, यहाँ हार्ट है, यहाँ पेरिकार्डियम, सब आंसर सही है, चारों में पेंट कर देते। पल्मोनरी ट्रंक मिडिल मीडियम में, ठीक है, और असेंडिंग होता है मिडिल मीडियम। हाँ, स्टर्नोहायोइड तुम्हारा बेसिकली मसल्स है, स्टर्नम से लेकर के यहाँ पर, है ना, स्टर्नम से लेकर के हायोइड बोन्स है, वहां तक एक्सटेंड करा, हमने कुछ एग्जांपल इसमें दे रखा है इसके अंदर भी। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा लगे स्टर्नो वर्ड स्टर्नम आ रहा था तो कंफ्यूजन आपको होगा कि लगेगा स्टर्नम से रिलेटेड है तो मिडिल मीडियम होगा, और पेरिकार्डियम में फोर्स के साथ तुम्हें रटवाया था कि पेरिकार्डियम मिडिल मीडियम में, यहाँ से तुम स्लिप करोगे। ठीक है, चलो चलो इधर सुनो फटाफट। द सुपीरियर मीडियम सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंफीरियर मीडियम सिस्टम, इसमें अगर गलती हुआ तो बहुत गड़बड़ की हो तुम लोग, जल्दी बताओ। कौन ने बनाया, इतना सिंपल है। द करेक्ट आंसर इज, मुझे पढ़ने दो भाई, इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ, करेक्ट आंसर इज डी, है ना। यहाँ में थोड़ा सा फर्क मैं किया था, कुछ नहीं किया था, पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल एंगल टू द टी फॉर वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ क्या है, द लोअर बॉर्डर ऑफ टी, ये ज्यादा करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों में क्या है, मोर करेक्ट आंसर इज दैट, है ना। तो तुम्हें एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना, सिर्फ आंसर सही है वही नहीं लगाना, आंसर कितना सही है कि वो इंपोर्टेंट करता है ना। तुम सिर्फ यही पढ़ते हो कि सही है तो वो सही है, अगला भी ऑप्शन पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ने के लिए दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया, है ना, तो चारों आंसर को पढ़ने की जरूरत होती है। टोपोग्राफिक एनाटॉमी, ये तो खैर बहुत सिंपल, ये रटने वाली चीज है भाई, बताओ कोई, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ चलो ठीक 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 ठीक, हाँ सही है। अच्छा, व्हाट विल बी हैपन ट्रांसफ्यूज द आइसोटोनिक सलाइन इन द नॉर्मल पर्सन,
देख लो यार, मैं भी थोड़ी रट रखा हूँ, मुझे भी देखने दो 2 मिनट के लिए। क्या आइसोटोनिक्स लाइन अगर हम देते हैं तो ECF वॉल्यूम डिक्रीज। करेक्ट आंसर इज बी, है ना, बी। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन तुम्हारा था, ए पेशेंट इज कम इन योर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। एक पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है, कहाँ, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, शांत रहो, ठीक है। विद द कंप्लेन ले क्या, वोमिटिंग 10 एपिसोड, मतलब 10 बार वोमिटिंग हुई है, डायरिया 5 बार हुई है। व्हाट विल बी हैपन, क्या इफेक्ट होगा उसके बॉडी कंपार्टमेंट फ्लूइड्स के ऊपर। तो क्वेश्चन तुम्हारा चाहता है ऑस्मोलेटिव ऑफ द ECF इंक्रीजेस और ECF वॉल्यूम डिक्रीजेस, पहला। दूसरा है क्या ECF की ऑस्मोलिटी सेम सॉरी ऑस्मोलिटी एंड वॉल्यूम दोनों का दोनों डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा कह रहा है ECF ऑस्मोलिटी रिमेन सेम एंड ECF वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस, क्या ऐसा होगा। तो अब ऐसा क्या होगा देखते हैं। और डी क्या है, ICF वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड ऑस्मोलिटी विल इंक्रीजेस। करेक्ट आंसर क्या है भाई, कितने लोग बनाए इस क्वेश्चन को, टच हुए कितने लोगों, नहीं बनाए। अच्छा, कितने लोगों का आंसर सी आया है, तुक्का लगाया सब, सी आया है, क्या हुआ, सही है, सही है, एकदम सही है। करेक्ट आंसर इज सी। बताया था ना, अगर मान लो मैं बोला कि अगर ये पर्सन है कोई, मान लो इधर इसका इधर इधर 2 मिनट साथ रहो जी। क्या हुआ जी तुमको सुफियान, क्या हुआ। देखो इधर सुनो, ये मान लो तुम्हारा ICF है, इधर इधर ध्यान दो, ये लड़का ICF है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और ये तुम्हारा क्या है, ECF है। मैं बोला क्या, ECF। किसी को वोमिटिंग एंड डायरिया दोनों हो रहा है और 5-10 दोनों लगभग। तो ऐसे कंडीशन में होता है क्या कि बॉडी से जो फ्लूइड लॉस होता है वो फ्लूइड होता है आइसोटोनिक लॉस होता है, मतलब वाटर भी लॉस होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा, लगभग सेम, है ना। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन डील कर रहे हैं, पेशेंट डील नहीं कर रहे, ये चीज भी माइंड में रखना। तो अगर मार करो अब उल्टी वोमिटिंग में कहा कौन चीज वाटर लॉस हो रहा, तो ECF का होता है जनरली लॉस, है ना। आपके GIT में जो आ रहा, तो क्या बाहर से, तो सेल्स के बाहर है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये लॉस हो रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर भी लॉस हो रहा है। तो जितना वाटर और जितना लॉस सेम प्रोपोर्शनल में हो रहा है, तो ऑस्मोलिटी पे इफेक्ट कुछ आएगा, नहीं आएगा। जितना वाटर निकला, जैसे समझ लो कि तुम्हें अगर 1 लीटर पानी है, उसमें तुम 10 ग्राम है ना, उसके अंदर तुम 10 ग्राम, अगर 1 लीटर पानी या 10 ग्राम नमक मिला रहे हो, अब तुम हर टाइम पे मान लो 100 ml पानी भी निकाल रहे हो और 1 ग्राम नमक भी निकाल रहे हो, तो कोई टेस्ट में चेंज आएगा। तो सेम एज वोमिटिंग के इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शनल में लॉस हो रहा है, तो ऑस्मोलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन वाटर निकाला तो वॉल्यूम पे तो चेंज आएगा ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम जाएगा, डिप्रेस्ड कर जाएगा वॉल्यूम, तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा पेशेंट, है ना, वो अलग सी बात है अपने। उसका तो कोस्टल कार्टिलेज आर फॉर्मड बाय द विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, बताओ, ये तो कॉमन। करेक्ट आंसर इज सी। Which one of the following is a vascular structure? करेक्ट आंसर, इसमें जानबूझ से गलती हो गया। एक कितने लोग लगाए, ए वहां से याद आते हैं, बी कितने लोग लगाए, सी कितने लोग लगाए, 1 लोग, डी कितने लोग लगाए। राइट आंसर इज डी, है ना। कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कार्टिलेज ही ये वास्कुलर है, चाहे वो कोई कार्टिलेज हो, है ना। वो 10-5 सही तो मुझे पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। अच्छा एक मिनट, किसने बोला 10 सही हुआ है, 10 सही हुआ, गलत कितना हुआ, गलत भी बताओ, पता चलेगा। नेगेटिव आया कि 19 गलत हुआ, बस क्रेडिट 10 सही का ले रहे हो, 19 गलती का भी क्रेडिट तुम ही लोगे ना जी, ठीक है। तो क्योंकि इसमें है क्या मामला कि भाई कार्टिलेज ही वास्कुलर है, चाहे कोई भी कार्टिलेज ला के रख दे यहाँ पर ऑप्शन के अंदर में, ठीक है। चलो